हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन केवीएस एनवीएस डीट्रिपल या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, या फिर किसी अन्य स्टेट की शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो आप हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीजेज, साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीजेज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। फ्रेंड्स, आज की एमसीक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो वीडियोज हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो के बाद आप उन सभी वीडियो को भी एक बार अवश्य ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियोज़ में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़। आप अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए, साथ ही साथ अपना आंसर भी लगाते जाइए, और अंत में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपका आज का स्कोर कितना रहा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, अगले ओलंपिक खेलों में वे देश जीतेंगे जिनके व्यायामियों के पीछे उत्तम विज्ञान होगा। यह कथन किसका है? आजकल एग्जाम्स में इस तरह के कथन पूछे जा रहे हैं, तो आपसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अंत तक बने रहिएगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर ए रोगोचकिन, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है नील स्नेनस, ऑप्शन डी है जीन केपेन। आपको बताना है कि ये कथन किसने कहा है। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आप अपना समय ले सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ए रोगोचकिन। इन्होंने कहा था कि अगले ओलंपिक में खेलों में वे देश जीतेंगे जिनके व्यायामियों के पीछे उत्तम विज्ञान होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग संचालन विज्ञान फादर ऑफ किनेशियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि फादर ऑफ किनेशियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अरस्तु, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज, ऑप्शन सी है क्लेडियस गैलन, ऑप्शन डी है हेरी फिलस। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस आपने किया है। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए अरस्तु बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अरस्तु हैं उन्हें फादर ऑफ किनेशियोलॉजी यानी कि अंग संचालन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतिहास का पहला चिकित्सक माना जाता है। तो आपको बताना है कि इतिहास का पहला चिकित्सक किसे माना जाता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है स्टेनसन, सी है न्यूटन, और ऑप्शन डी है क्लेडियस गैलन। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस आपने किया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लेडियस गैलन। ठीक है, जो क्लेडियस गैलन थे उन्हें इतिहास का पहला चिकित्सक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक गतिकी यानी कि डायनामिक्स की आधारशिला किसने रखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है कि आधुनिक गतिकी की आधारशिला किसने रखी, जिसे हम डायनामिक्स भी कहते हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है हार्वे, सी है स्टेनशन, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। आई होप आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने आधुनिक गतिकी की आधारशिला रखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है एडवर्ड वीवर, ऑप्शन सी है न्यूटन,
ऑप्शन डी है हार्वे। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है आपने, ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो चार्ल्स डार्विन हैं उन्हें आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर की खोज किसने की? आपको बताना है स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर की खोज किसने की। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है इन्थोवेन, ऑप्शन सी है एंजेलो मूसो, ऑप्शन डी है हार्वे। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्थोवेन। ठीक है, स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर की खोज इन्थोवेन ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको शरीर रचना विज्ञान के विकास का श्रेय जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको शरीर रचना विज्ञान के विकास का श्रेय जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंसी, बी है अक्रेलियंस, सी है नील्स स्टेनसन और डी है बर्क। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी को शारीरिक रचना विज्ञान के विकास का श्रेय दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकलांग विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकलांग विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है निकोलस एंड्री, बी है न्यूटन, सी है नील्स स्टेनसन और ऑप्शन डी है बर्क। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस आपने किया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकोलस एंड्री। ठीक है, जो निकोलस एंड्री हैं उन्हें विकलांग विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक विज्ञान गति और संचालन प्रणाली का पिता माना जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से किसको आधुनिक गति विज्ञान और संचालन प्रणाली का पिता माना जाता है। ऑप्शन ए है निकोलस एंड्री, बी है स्टैंडलर, सी है जेम्स किल और ऑप्शन डी है सिंगर। चलिए जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टैंडलर। ठीक है, स्टैंडलर को आधुनिक गति विज्ञान और संचालन प्रणाली का पिता माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायोगिक तंत्रिका विज्ञान का पिता माना गया है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको प्रायोगिक तंत्रिका विज्ञान का पिता माना गया है। ऑप्शन ए है गल्वेनी, ऑप्शन बी है सिंगर, ऑप्शन सी है जेम्स किल, ऑप्शन डी है स्टैंडलर। चलिए जल्दी से आपको राइट आंसर गेस करना है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। आपको बताना है कि किसको प्रायोगिक तंत्रिका विज्ञान का पिता माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन ए गल्वेनी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। जो गल्वेनी हैं उन्हें प्रायोगिक तंत्रिका विज्ञान का पिता माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, ये एक रचना है या एक कह सकते हैं कि बुक है। ठीक है, ये किसने लिखी है ये आपको बताना है। नेम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है आर्किमिडीज और ऑप्शन डी है जूल्स अमर। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। अगर आपने राइट आंसर गेस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ। जी हाँ,
ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चार्ल्स डार्विन हैं उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक प्रसिद्ध रचना का निर्माण किया या इसे लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है आर्किमिडीज, बी है जूल्स अमर, सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है न्यूटन। आपको बताना है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। जो द डिसेंट ऑफ मैन नामक प्रसिद्ध पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिम्नास्टिक किन्शियोलॉजी किसकी रचना है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर विलियम स्कॉटस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है एंजिलो मास, ऑप्शन डी है न्यूटन। चलिए जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है जिम्नास्टिक किन्शियोलॉजी किसकी रचना है या किसके द्वारा लिखी गई है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर विलियम स्कॉटस्ट्रॉम। ठीक है, डॉक्टर विलियम स्कॉटस्ट्रॉम ने जिम्नास्टिक किन्शियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग संचालन विज्ञान का उद्देश्य है। आपको बताना है कि जो अंग संचालन विज्ञान है उसका क्या उद्देश्य है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक को आवश्यक साधन प्रदान करना, ऑप्शन बी है संचालन कौशलों में निपुणता प्रदान करना, ऑप्शन सी है छात्रों को स्वयं शरीर गठन में सुधार लाने में मदद करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। आपको बताना है कि अंग संचालन विज्ञान का उद्देश्य क्या है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। अंग संचालन विज्ञान के जो उद्देश्य हैं, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक को आवश्यक साधन प्रदान करना, संचलन कौशलों में निपुणता प्रदान करना, और अंग संचालन विज्ञान का एक और उद्देश्य है छात्रों को स्वयं शरीर गठन में सुधार लाने में मदद करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में लगभग कितनी पेशियां होती हैं? आपको बताना है कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं। ठीक है, या लगभग कितनी पेशियां होती हैं। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 700, ऑप्शन डी है 639। इजी आंसर रहेगा, आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 639। ठीक है, लगभग में अगर हम पूछें तो 600 के लगभग भी आंसर कई बार दिया होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक्यूरेट नंबर दिया गया है तो हम इसे ही टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, काइनेमेटिक्स किसकी विवेचना करता है? ठीक है, आपको बताना है काइनेमेटिक्स किसकी विवेचना करता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है समय, बी है संवेग गति, ऑप्शन बी है अदला बदली, ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन पहले दे दिया है, बी बाद में, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है, ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो काइनेमेटिक्स है वो समय, संवेग गति और अदला बदली इन सभी की विवेचना करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो वस्तु अपने विश्राम या लगातार लाइनियर गति की अवस्था में रहती है। न्यूटन का यह कौन सा नियम है? ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो वस्तु अपने विश्राम या फिर लगातार लाइनियर गति की अवस्था में रहती है। न्यूटन का यह कौन सा नियम है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है जड़त्व का नियम, बी है संवेग का नियम, ऑप्शन सी है प्रक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। आंसर गैस करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। पूछा जा रहा है कि जब तक किसी वस्तु में कोई बाह्य बल कार्य न करे तो वस्तु अपने विश्राम की अवस्था में या फिर लगातार लयनितर गति की अवस्था में रहती है।
तो कौन सा नियम लगेगा? आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गैस किया है। ऑप्शन ए जड़त्व का नियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो या तो वह अपनी विराम की अवस्था में ही रहेगी, या फिर वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। अगर बाह्य बल का यूज होगा तभी वो रुकेगी या फिर गतिमान होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, फेंकी हुई भारी या तेज गेंद को हिट करने या दिशा बदलने में ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है। यह उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है जड़त्व का नियम, बी है संवेग का नियम, सी है प्रक्रिया के सिद्धांत का नियम, ऑप्शन डी है इन सभी का। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ठीक है, बताना है कि फेंकी हुई भारी या तेज गेंद को हिट करने या दिशा बदलने में ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है, तो यह कौन से नियम के अंतर्गत आता है? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, प्रक्रिया के सिद्धांत का नियम, या फिर इन सभी का? आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग का नियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामान्यतः नेत्रों तथा पठनीय सामग्री के बीच की दूरी लगभग होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो वो बुक एक पठनीय सामग्री हो गई। ठीक है, तो उस बुक या पठनीय सामग्री और हमारे नेत्र यानी आँखों के मध्य मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया है। ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी भी हम बुक्स पढ़ते हैं, मोबाइल, टैबलेट या फिर कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो हमारे आँखों और उस वस्तु के मध्य मिनिमम 30 सेंटीमीटर की दूरी होना आवश्यक है। ठीक है, ये हमारे नेत्रों को हेल्थी रखने के लिए, आइज़ को हेल्थी रखने के लिए आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊर्ध्व उग्रांग यानी कि अपर एक्सट्रीमिटी की सबसे लंबी तथा बड़ी अस्थि कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है जो हमारे बॉडी का ऊपरी भाग होता है उसमें सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है प्रगंडिका, बी है स्कैपुला, सी है उल्ना, ऑप्शन डी है फीमर। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा कि हमारे अपर एक्सट्रीमिटी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन ए प्रगंडिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम ह्यूमरस बोन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे हाथ में ऊपर की ओर पाई जाने वाली अस्थि है। ठीक है, अपर आर्म की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वयस्क पुरुष में प्रगंडिका की औसत लंबाई होती है। आपको बताना है कि एक वयस्क पुरुष में जो ह्यूमरस है उसकी औसत लंबाई कितनी होती है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 12 इंच, ऑप्शन बी है 13.9 इंच, ऑप्शन सी है 14.4 इंच, ऑप्शन डी है 15 इंच। आई होप आपने आंसर गैस कर ही लिया होगा। ठीक है, आपको बताना है ह्यूमरस की औसत लंबाई कितनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस आपने किया है। ऑप्शन सी 14.4 इंच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी 14.4 इंच। जो ह्यूमरस की औसत लंबाई होती है वो होती है 14.4 इंच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर की शक्तिशाली तथा लंबी अस्थि कौन सी होती है? ठीक है, आपको बताना है अब शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली अस्थि कौन सी होती है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है फीमर, बी है पटेला, सी है उल्ना, ऑप्शन डी है पेल्विक। इजी आंसर आपके लिए रहेगा, आपने गैस कर भी लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। जो सबसे शक्तिशाली और लंबी अस्थि है शरीर में वह है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? थाई में। ठीक है, आपकी जांग में पाई जाने वाली ये अस्थि है।
शरीर की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी अस्थि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑस्टियोलॉजी का संबंध किस विज्ञान से है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अस्थि विज्ञान, ऑप्शन बी है आंगिक विज्ञान, ऑप्शन सी है पेशी विज्ञान, ऑप्शन डी है संधि विज्ञान। आपको बताना है निम्नलिखित में से ऑस्टियोलॉजी का संबंध किस विज्ञान से है। चलिए, आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया है। ऑस्टियोलॉजी का संबंध अस्थि विज्ञान के साथ होता है, मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संधि विज्ञान का जो संबंध है वो ऑर्थोलॉजी से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मायोलॉजी का संबंध है। अब आपको बताना है जो मायोलॉजी है उसका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है संधियाँ, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है पेशियाँ, ऑप्शन डी है तंत्रिका। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया है। जो मायोलॉजी है उसका संबंध ऑप्शन सी पेशियों के साथ है। ठीक है, यानी कि मांसपेशियों के साथ है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वप्रथम रेबीज का आक्रमण शरीर के किस भाग पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रेबीज का आक्रमण शरीर के किस भाग पर सबसे पहले होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है किडनी। ठीक है, रेबीज एक संक्रामक रोग है जो कि कुत्ता, बिल्ली या फिर जंगली जानवरों से भी फैल जाता है, जैसे बंदर आदि से। तो सबसे पहले रेबीज का आक्रमण शरीर के किस भाग पर होता है? आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए, तंत्रिका तंत्र, यकृत, हृदय या फिर किडनी। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। सर्वप्रथम रेबीज का आक्रमण शरीर के तंत्रिका तंत्र वाले भाग पर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है भौतिक और मानसिक अक्षमता, बी है बुढ़ापा दूर करने के लिए, सी है चोट ठीक करने के लिए, ऑप्शन डी है आवाज़ ठीक करने के लिए। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर गैस कीजिए। इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, अब अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, बाकी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपके स्क्रीन पर भी आप वहाँ से अधिक वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर गैस कर ही लिया होगा। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यह आपको बताना था। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन ए भौतिक और मानसिक अक्षमता के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Hey there. Subscribe to my channel.